सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सोशल डेवलपमेंट की। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहने वाला है। मैराथन क्लास रहने वाली है, बहुत ही अल्टीमेट क्लास होने वाली है। तो सभी को पहले जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी जुड़ जाओ सभी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते नमस्ते। सभी जुड़ जाएंगे, बिल्कुल क्लास स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है आज का। तो स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप किस प्रकार से जुड़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूं विकास जेवलिया। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बीएससी, मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी पेड एंड एमए किया। क्वालिफाइड एग्जाम मैंने टेट, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, एफसीआई पुलिस एग्जाम 13-15, माइंस एग्जाम और रेलवे एग्जाम, रीट एग्जाम और टीचर एग्जाम L2। टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 5 ईयर का। और अनअकैडमी से जुड़ने के बाद अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, वन टाइम अलग सब्सक्रिप्शन के बाद आप अलग अलग डिवाइसेस में देख सकते हो। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी आपको जोड़ती है। बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन। वन ईयर का, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होता है। 1 ईयर का 7,000 का, 2 ईयर का 8,400 का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास01 यूज करते हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट के साथ 6,300 में, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपए में मिलने वाला है। सभी जुड़ जाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो। क्लास स्टार्ट होने वाली है और आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। रिवीजन क्लास है अपनी, और आपने यदि पहले क्लास नहीं देखी है, रिवीजन क्लास के अंदर अपन पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, वृद्धि और विकास का संकल्पना पढ़ चुके हैं। बात करें सेकंड क्लास के अंदर हम विकास के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। बात करें थर्ड क्लास की, थर्ड क्लास के अंदर हम वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, विकास वर्गीकरण। बात करें फोर्थ क्लास के अंदर हम शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। फिफ्थ क्लास की बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपनी क्लास है रिवीजन क्लास 6, जिसके अंदर हम सोशल डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं विद एमसीक्यू। बहुत शानदार क्लास होने वाली है, तो आपको जुड़े रहना है। ये अपना सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का। ये अपन पढ़ रहे हैं बाल विकास के अंदर, बाल विकास का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास। आपको इमेज के अंदर दिखाई दिया है किस प्रकार से एक बालक का, एक शिशु का, एक किशोर का सामाजिक विकास होता है, किस प्रकार से वो सामाजिक नीति नियमों को अपने अंदर उतारता है, किस प्रकार से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट समाज के अंदर, विद्यालय के अंदर किस प्रकार से बालक इन नियमों को, परंपराओं को सीखता है। तो इन पूरी बातों को हम डिटेल से जानने वाले हैं आज की इस टॉपिक में। तो सभी को जुड़ जाना है क्लास के अंदर, लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो बने रहना आपको पूरी क्लास के अंदर। तो आज का हम टॉपिक एसडी यानी सोशल डेवलपमेंट प्लस इससे संबंधित एमसीक्यूज बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं, तो आपको बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट। देखो, सोशल डेवलपमेंट क्या है, सामाजिक विकास। व्हाट इज समाज सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास क्या है। देखो, इस बात को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे समाज के ऊपर। समाज क्या है, समाज के अंदर कुछ नियम, कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़ियां, कुछ मूल्य, कुछ रीति रिवाज या मान्यताएं होती है। वो क्या है, सामाजिक नियम है। ये क्या है, सामाजिक नियम है। यानी सामाजिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा समाज में प्रचलित नियमों की पालना करना। ये समाज के जो नियम है, प्रचलित नियम है या रीति रिवाज है या मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, मूल्य, इनकी पालना करना। जिस बात करते हैं, देखो समाज है, समाज के अंदर समाज ने कुछ अपने नियम बनाए हैं, कुछ रीति रिवाज बनाए हैं, कुछ मान्यताएं बनाई है, कुछ परंपराएं बनाई है। इनकी यदि नियमों की पालना हम करें, पालना ही करना एक सार्थक बात नहीं है। पालना करके इन नियमों को अपने व्यवहार में या आचरण में उतारना, तब हमें सामाजिकता के गुणों का हमारे अंदर, व्यक्तित्व के अंदर विकास होता है, और ये ही हमारा सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट है। हाँ, अब देखते हैं। देखो, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा समाज में प्रचलित नियमों की पालना करना, यानी व्यक्ति द्वारा जो समाज में जो प्रचलित नियम है उनकी पालना करना ही सामाजिक विकास है। अब समाज में नियम क्या है,
मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, मूल्य हैं, रीति रिवाज है, अभिवर्तियां हैं, इन सभी की पालना करना क्या है? सामाजिक है, सामाजिकता है। यानी इन नियमों की पालना करना, नियमों पे चलना, नियमों की पालना है, नियमों पे चलना काफी नहीं है, इनको व्यवहार में भी उतारना, ये क्या है? सामाजिक विकास है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सामाजिक विकास क्या है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं लिख रहा हूं सोशल डेवलपमेंट क्या है, एसडी क्या है। ऑप्शन ए आएगा, समाज के नियमों को जानना भी है, समाज के नियमों की पालना करना। सी है, नियमों की पालना के साथ व्यवहार में उतारना। और डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। अब देखना आपको सोशल डेवलपमेंट क्या है, सामाजिक विकास क्या है। मैंने बताया समाज के जो नियम बनाए, समाज ने परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको जानना, उनकी पालना करना, पालना के साथ व्यवहार में उतारना। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए बी सी डी में से सभी आंसर बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर लिख के कि ए है, बी है, सी है या डी है। बताइए, सही बताइए। तो देखो सामाजिक विकास का तात्पर्य मोस्टली ये है कि सामाजिक विकास व्यक्ति द्वारा समाज में प्रचलित नियमों की पालना करना। यानी पहले तो नियमों को जानना, जो नियम है उनको जानना, उसके बाद उनकी पालना करना, उनके निर्देशों में चलना और फिर व्यवहार में भी उतारना। ये क्या है? पूरा सोशल डेवलपमेंट या एसडी कहलाता है, सामाजिक विकास है। नियमों को जानना ये काफी नहीं है, नियम को जान लिए अपने, जो समाज ने नियम बना दिए उनको जान लिए कि समाज ने ये नियम बनाए, समाज के ये नियम है कि इस प्रकार से हमें समाज के अंदर चलना चाहिए, बूढ़ों की जो बुजुर्ग है अपने से उनकी इस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, ये रीति रिवाज है, ये नियम है, इनको जान लिया अपने, लेकिन हम इस पे चल नहीं रहे हैं, इनको व्यवहार में नहीं उतारे, तो वो सामाजिकता के गुण आपके अंदर नहीं है। आप केवल सिद्धांतिक नॉलेज ले रहे हो, आप केवल उन नियमों को जान रहे हो, तो ये आपके अंदर वो नियम, सामाजिक विकास आपका पूर्ण नहीं हुआ है। तो जानना काफी नहीं, इनकी पालना करना, इन पे चलना, इन पे चलना ही नहीं, अपने व्यवहार में भी उतारना, यानी अपने बिहेवियर के अंदर भी झलकना चाहिए, तब वो आपका क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास होगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, समाज के नियमों की पालना करना, यह सामाजिक या सामाजिकता का विकास हो गया। अब ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, आपको समझ आ गई बात, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये वृद्धावस्था तक चलती है, किशोरावस्था तक चलती है, बाल्यावस्था तक चलती है। ये जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोशल डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी सतत या क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समाज मान्य व्यवहार सीखा जाता है, आत्मसात करना, स्वयं के आचरण में उतारना। ये क्या है? सामाजिक विकास का कंसेप्ट है। बताइए क्या हुआ यानी यानी समाज के जो अंदर नियम है उनको जानना, उनकी पालना करना, अपने व्यवहार में उतारना, यही क्या है? सामाजिक या सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विकास के बारे में। 3 फैक्ट है, बहुत ही शानदार फैक्ट है, आपको अपने ये बहुत जैसे आपको क्लियर कर लेना। देखो सामाजिक विकास एक गत्यात्मक होता है, डायनेमिक होता है, गत्यात्मक होता है, इसके अंदर गति होती है, ठीक है, स्थिर नहीं होता है, गति होती है, इसमें गत्यात्मक इसलिए इसे बोला जाता है गत्यात्मक होता है। सामाजिक विकास है गत्यात्मक, स्थिर, अगतिशील, इनमें से कोई, तो गत्यात्मक होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विकास के बारे में। हरलोग नाम के जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है चाइल्ड साइकोलॉजी। सामाजिक विकास के बारे में हरलोग ने अपनी बेस्ट बुक चाइल्ड साइकोलॉजी में अपने उसके बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आपको ये ध्यान रखनी है। और बुक का जो साइकोलॉजी की कंप्लीट जो बुक्स हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक किसकी है? हरलोग की है, जिसके अंदर सामाजिक विकास के बारे में चर्चा हुई है। नेक्स्ट बात आती है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात कही थी अरिस्टो ने, ये बात कही थी
और सुने। नेक्स्ट बात करते हैं समाजीकरण। समाजीकरण या सोशल डेवलपमेंट या सामाजिकता की बात मैं कर चुका हूं। क्या है कि समाज में जो नियम बने हैं उनको जानना, उनकी पालना करना और आत्मसात करना है, व्यवहार में उतारना। यह क्या है? सोशल डेवलपमेंट या सामाजिकरण या सामाजिक विकास है। अब सामाजिकरण को दो भागों में, दो प्रकार से मैं फैक्ट याद करवा रहा हूं आपको। ये एग्जाम के अंदर पूछे गए फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो फर्स्ट फैक्ट की बात करता हूं। समाजीकरण बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। समाजीकरण बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, ठीक है। बाल्यावस्था से प्रारंभ की बात करें तो बाल्य देखो शिशु होता है, शिशुअवस्था, शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। तो बाल शिशु, शिशु होता है तो शिशु के जस्ट बाद में बालक। तो बालक क्या करता है? ज्यादा मस्त बोला होता है, यानी बहिर्मुखी होता है। मस्त मौला होता है, बहिर्मुखी होता है, ज्यादा भ्रमण करता है, अनावश्यक भ्रमण करता है, ठीक है। अनावश्यक भ्रमण करता है, इसलिए ज्यादा सामाजिकता, सामाजिक गुणों का विकास होता है बालक के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा भ्रमण करेगा तो अलग अलग मित्रों से मिलेगा, अलग अलग बातें सीखेगा। तो यानी सामाजिकरण, इसलिए फ्रायड ने सामाजिकरण का प्रारंभ काल इसे बताया दिया है। सामाजिकरण बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। प्रारंभ, प्रारंभ और फ्रायड, प्रारंभ से फ्रायड, ये मिलते जुलते वर्ड तो आपको याद रखना, प्रा और फ्रा। तो प्रारंभ होता है, फ्रायड ने बताया। फिर समाजीकरण का काल कहा, बाल्यावस्था को समाजीकरण का काल, कैफ और किलपेट्रिक, किसने कहा? किलपेट्रिक ने कहा। तो समाजीकरण बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, फ्रायड ने कहा। समाजीकरण का काल कहा जाता है, किलपेट्रिक ने कहा। अब देखो फ्रायड ने ईगो के बारे में बात की कि ईगो अहम बहुत मजबूत होना चाहिए। ईगो या अहम बहुत मजबूत होना चाहिए सामाजिक, समाजीकरण बाल्यावस्था से। इस बात के अंदर उन्होंने ईगो, ईगो की बात की कि ईगो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अभी फ्रायड ने तीन भागों में टोटल इसके बारे में बताया, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परम। हम फ्रायड का थ्योरी जो पढ़ेंगे इसके अंदर बहुत ही डिटेल से इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ईगो आनंद सिद्धांत, ईगो वास्तविकता का सिद्धांत और सुपर ईगो नैतिकता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह हम फ्रायड की थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। अब आपको ध्यान रखना समाजीकरण क्या है और समाजीकरण बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, फ्रायड ने कहा। और फ्रायड ने बताया कि ईगो बहुत मजबूत होना चाहिए। ईगो क्या मतलब क्या? तो वास्तविकता के सिद्धांत पर चलना। ईड का आनंद और सुपर ईगो है नैतिकता। और समाजीकरण का काल किसने बताया था? किलपेट्रिक ने बताया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, समाज के अंदर, समाज के द्वारा कुछ नियम या रीति रिवाज होते हैं जिनको ग्रहण करना, जानना, व्यवहार में उतारना, ये क्या है? समाजीकरण। और समाजीकरण का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रारंभ होती है बाल्यावस्था में। समाजीकरण बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, किसने बताया था? फ्रायड ने बताया था। और समाजीकरण का काल किसने कहा था? किलपेट्रिक ने कहा था। किलपेट्रिक ने कहा था। ये दो बात मैंने बताई है। फिर देखो समाजीकरण प्रारंभ हो गया, समाजीकरण, सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। देखो फिर सामाजिक परिपक्वता आती है, सामाजिक मैच्योरिटी आती है, सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ये बात आती है किशोरावस्था में, किशोर चाहता है ये सब बातें। किशोरावस्था में सामाजिक परिपक्वता आ जाती है। बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है, सर्वाधिक विकास होता है। सामाजिकरण और परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक स्वीकृति कब चाहता है? तो किशोरावस्था में किशोर चाहता है, ठीक है। ये बात आ गई किशोरावस्था में। अब देखो सामाजिक जो परिपक्वता है, सोशल मैच्योरिटी है, उसका मापन किस प्रकार से किया जाता है? ये बात आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सामाजिकता का मापन, सामाजिक परिपक्वता का मापन वाइनलैंड, वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापने से किया जाता है। वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापने से किया जाता है, जिसके निर्माण करता है डॉक्टर एडलर डोल। डॉक्टर एडलर डोल, डॉक्टर एडलर डोल है जिसके निर्माण करता है। इन्होंने टोटल 117 सामाजिक क्रियाओं का मापन किया है। इन्होंने टोटल 117 सामाजिक क्रियाओं के मापन के द्वारा इस मापनी को, सामाजिक परिपक्वता मापनी को एक्सप्लेन किया है। तो सामाजिक परिपक्वता मापनी का नाम क्या है? वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापनी। इसके निर्माण करता है डॉक्टर एडलर डोल। टोटल 117 सामाजिक क्रियाओं का मापन किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किशोरावस्था में सामाजिक, समाजीकरण के जो मापन है, किशोरावस्था के समाजीकरण का मापन है, सामाजिक परिपक्वता का मापन किस के द्वारा किया जाता है? तो वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापनी द्वारा किया जाता है। वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापनी का निर्माण किसने किया? डॉक्टर एडलर डोल ने किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से फैक्ट है। अब बात करते हैं समाजीकरण के साधन क्या क्या है, यानी समाज के जो नियम है, रीति रिवाज है, उनको आप किस प्रकार से जान सकते हो,
किस प्रकार से पालना कर सकते हो और किस प्रकार से व्यवहार में उतार सकते हो। तो इसके कौन कौन साधन है, किन किन साधनों से आपको समाजीकरण के इन नियमों, सिद्धांतों, रीति रिवाजों का पता चलता है, ज्ञान होती है, पालना करते हैं, व्यवहार में उतारते हैं। तो फर्स्ट बात होती है परिवार। परिवार से ये सब बातें आप सीखते हो। उसके बाद आता है खेल। खेल के अंदर अपने साथियों के साथ खेलते हो, तब भी आप सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। समूह, ग्रुप के अंदर, विद्यालय के अंदर, समाज के अंदर, विवाह, जाति व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्तर, ये सब समाजीकरण के साधन है। यानी परिवार, खेल, समूह है, विद्यालय, समाज, विवाह है, जाति व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्तर, सभी क्या है समाजीकरण के साधन है। परिवार से आप सीखते हो समाजीकरण गुणों का, खेल से भी होगा, समूह से भी होगा, विद्यालय में जाके अलग अलग विद्यार्थियों से मिलते हैं, टीचर्स के द्वारा कुछ सामाजिक गुणों का विकास होता है, समाज के अंदर सीखते हैं, विवाह के द्वारा उसका क्या है सामाजिक दायरा बढ़ता है, विवाह के बाद में सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, तो सामाजिकरण का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। जाति व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी समाजीकरण के साथ सामाजिकता के गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास काफी हद तक होता है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सामाजिक विकास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है, आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को। स्टार्ट करते हैं, देखो बहुत ही सिंपली प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इनको बहुत ही सिंपली तरीके से आपको बने रहना, ठीक है। पहली बात करते हैं, एक बालक सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। एक बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ की बात करता है, प्रारंभ कब होता है, तो प्रारंभ होता है शिशुअवस्था से, ठीक है। फिर एक बालक में सर्वाधिक सामाजिक विकास या सामाजिकरण काल कब होता है, सर्वाधिक सामाजिक विकास, सर्वाधिक तो कब होता है, बाल्यावस्था में होता है, यानी सामाजिकरण का काल कहा था, किलपेट। फिर परिपक्वता कब आती है, तो किशोरावस्था में आती है। स्वीकृति कब जाता है, किशोरावस्था में जाता है। एक बालक सामाजिक विकास प्रारंभ होता है शिशुअवस्था में। एक बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास या सामाजिकरण काल बाल्यावस्था का। एक बालक अपने द्वारा कार्यों को सामाजिक स्वीकृति या सामाजिक परिपक्वता चाहता है तो किशोरावस्था में। ये तीन बात आपकी समझ आ गई। यानी सामाजिक विकास का प्रारंभ, सर्वाधिक विकास या सामाजिकरण काल, और अपने कार्य किए गए कार्यों की सामाजिक स्वीकृति या सामाजिक परिपक्वता चाहता है तो किशोर, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास के कुछ फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। फैक्ट नंबर 1 की बात करते हैं। एक बालक चूसने जैसी गतिविधियों से दूसरों की क्रियाओं के उत्तर देता है। एक बालक चूसने जैसी गतिविधियों से दूसरों की क्रियाओं के उत्तर देता है। इस बात को ध्यान रखना, दूसरों की क्रियाओं के उत्तर देता है चूसने जैसी गतिविधियों से। तो ये करता है बालक 1 माह में। कब करता है, 1 माह में। देखो चूसने की क्रिया बालक करता है अंगूठे से या अंगुली से, तो अंगूठे की स्ट्रक्चर होती है एक जैसी, तो 1 माह में ऐसी गतिविधियां बच्चा करता है, चूसने की गतिविधियों से दूसरों की क्रियाओं के उत्तर देना। बात करते हैं सेकंड, मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना। कितने प्रकार की ध्वनि है, मानव ध्वनि एक, और एक है अदर ध्वनि, ह्यूमन ध्वनि, ह्यूमन साउंड और अदर साउंड। 2 प्रकार के साउंड है, 1 + 1 2। तो 2 माह के अंदर ये बातें सीखता है, यानी मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है, 2 ध्वनि है तो 2 माह में। कितने माह में, 2 माह में ये शिशु सीखता है, 2 माह में शिशु सीखता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट 5-6 नंबर बात करते हैं माँ की पहचान। माँ की पहचान शिशु में 3 माह में आती है। माँ की पहचान कब आती है, 3 माह में आती है, यानी बात करने पर रोना बंद कर देता है 3 माह में। यानी पहला सामाजिक व्यवहार यानी सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ होता है 3 से 4 माह में। 3 से 4 माह में सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ हो जाता है। देखो माँ की पहचान हो जाती है 3 माह में, ठीक है। बात आती है बात करने पर रोना बंद करना, यानी बात करते हैं शिशु से तो शिशु रोना बंद कर देता है, मतलब उसके अंदर सामाजिक व्यवहार पनपने लग गया है, शिशु के अंदर सामाजिक व्यवहार का विकास होने लगा है। यानी इससे बोलेंगे सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ हो गया। कब हुआ, 3 से 4 माह में सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ हो गया। यानी माँ की पहचान, बातें करने पर रोना बंद करना। बातें करने पर रोना बंद करता है, इसका मतलब पहला सामाजिक व्यवहार शिशु सीख गया। कब सीखा, 3 माह में। तो इसे बोलेंगे सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ हुआ 3 से 4 माह में। 3 से 4 माह के बीच में ये प्रारंभ हो जाता है। बात समझ आई बात, यानी माँ की पहचान 3 माह में, बातें करने पर रोना बंद करता है 3 माह में। रोना बंद करता है, इसका मतलब बालक ने पहला सामाजिक व्यवहार सीख लिया, इसलिए इसे सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ हो गया 3 से 4 माह में। नेक्स्ट बताते हैं गोद हेतु बाएं फैलाना। गोद हेतु बाएं फैलाना
व्यक्तियों की तरफ ध्यान देना, देखकर प्रसन्न होना, साथ खेलने पर हंसना। देखो इतनी बात आ रही है। देखो 4 माह में शिशु ऐसा करता है कि गोद लेने हेतु बाहें फैलाता है, ठीक है, शिशु बाहें फैलाता है, ठीक है। तो शिशु के 2 हाथ हो गए, बच्चा है इसके 2 हाथ हो गए, एक दूसरे व्यक्ति की तरफ बाएं फैलाता तो इसके हाथ हो गए 3 और टोटल 4 हाथ हो गए, 2 शिशु के और 2 व्यक्ति के, 4 हाथ हो गए। तो शिशु ऐसे हाथ फैलाता है, तब व्यक्ति भी हाथ फैलाएगा गोद लेने के लिए, तो टोटल हाथ हो गए 2 + 2 4 हो गए। तो 4 माह में हाथ फैलाता है, टोटल एक्टिविटी 4 माह में होगी, 4 माह की बात हो रही, यानी बच्चा हाथ फैलाता है, ध्यान दे, ठीक है, गोद हेतु बाएं फैलाता है, क्योंकि ध्यान दिया देखना प्रश्न होता है। क्यों प्रश्न होता है? क्योंकि गोद लेंगे, साथ खेलेंगे, 4 माह की बात है। क्यों मां फैलाता है? कि गोद लेंगे, ठीक है, उनको देख के प्रसन्न होता है, ठीक है। एक शिशु है वो व्यक्तियों को देख क्या होता है? बाएं फैलाता है। क्यों फैलाता है? बाएं फैलाता है और प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है? कि गोद लेंगे, साथ खेलेंगे, और तो गोद लेने का मतलब 2 + 2 4 हो गया। तो 4 माह के अंदर ऐसी एक्टिविटी शिशु करता है, यानी गोद हेतु बाएं फैलाना। बाएं क्यों फैलाएगा? व्यक्तियों की तरफ ध्यान देता है, ध्यान क्यों देता है? गोद लेने के, गोद हेतु बाएं फैलाने के थे। क्यों होता है? देखकर प्रसन्न क्यों होता है? कि साथ खेलेंगे और साथ खेलने पर हंसता है। 4 माह की बात ये पूरी है। नेक्स्ट बात आती है 8, मित्रवत व क्रोध पूर्वक ध्वनि में अंतर करना। देखो मित्रवत यानी अच्छी और जो भयंकर ध्वनि है, यानी मित्रवत और क्रोध पूर्वक ध्वनि में अंतर करना शिशु सीख जाता है। देखो ये होता है 5 माह में। तो हाथ का जो पंजा है, हाथ का पंजा है, इसमें प्रेम और क्रोध दोनों प्रदर्शित होते हैं। तो प्रेम का मतलब मित्रवत और क्रोध मतलब क्रोध पूर्वक ध्वनि में अंतर करना। हाथ के पंजे में दोनों व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, प्रेम और क्रोध दोनों प्रदर्शित होते हैं। तो पंजा मतलब 5 माह, प्रेम मतलब पितृवत और क्रोध मतलब क्रोध पूर्वक ध्वनि, यानी मित्रवत व क्रोध पूर्वक ध्वनि में अंतर करना शिशु कब सीखता है? 5 माह में सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट नंबर 9, एक बालक परिचित को देखकर खुश होता है और अपरिचित को देखकर भय खाता है। यानी 2 बात आती है, खुश होता है और भय खाता है। कब होता है? 6 माह, ठीक है। दूसरी बात आती है बड़ों के प्रति विद्रोही भावना। बड़ों के प्रति विद्रोही भावना जैसे बाल पकड़ना, चश्मा पकड़ना आदि, ठीक है। आप देखो कैसे याद करोगे इसको। खुश होता है और भय खाता है। एक बालक परिचित को देखकर खुश होता है और अपरिचित को देखकर भय खाता है। बड़ों के प्रति विद्रोह की भावना, यानी बाल पकड़ना, चश्मा पकड़ना। देखो बड़े बालकों को मैच नहीं देखने देते कि बड़े हैं जो गार्जियंस है वो बालकों को मैच नहीं देखने देते। क्यों? कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है वो, तो उन पर गुस्सा करना, उन पर गुस्सा करना। मैच में छक्का लगने पर एक टीम में खुशी होती है, दूसरी में भय होता है। 2 टीम है तो छक्का लगता है, तो एक टीम में तो खुशी होगी, जिसने छक्का लगाया, 6 लगाया, उसमें खुशी होगी, और जिसके लगा है उसमें क्या आएगा? भय आएगा कि हम हारने वाले हैं। 2 बातें होगी, खुशी होगी और भय होगी। क्यों होगी? 6 लगने से। और ये 6 ये बालक देखना चाहते हैं लेकिन बड़े नहीं देखने देते हैं, मैच नहीं देखने देते हैं। तो बड़ों के प्रति उनके भी अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है, यानी बाल पकड़ना, चश्मा पकड़ना, ये सब एक्टिविटी उनके अंदर आ जाती है। तो 6 माह के अंदर एक बालक परिचित को देखकर खुश और अपरिचित को देखकर भय खाता है। बड़ों के प्रति विद्रोह की भावना, बाल पकड़ना, चश्मा पकड़ना जैसी भावनाएं आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 10 पॉइंट आता है। 10, बालक गतिशील हो जाते हैं, अपनी माता के साथ रहना पसंद करते हैं। 6 से 8 माह में, 6 से 8 माह में बालक क्या होते हैं? गतिशील हो जाते हैं, अपनी माता के साथ रहना पसंद करते हैं। गतिशील हो जाते हैं, अपनी माता के साथ रहना पसंद करते हैं। और 3 माह में माँ की पहचान हो जाती है, माँ की पहचान करने लग जाते हैं। 3 माह में माँ की पहचान करने लग जाते हैं और 6 से 8 माह में माँ के साथ रहना पसंद करने लगते हैं, गतिशील हो जाते हैं। नेक्स्ट बात होती है, एक बालक घर के वयस्क लोगों की आवाज का अनुकरण करने लग जाता है। आवाज का अनुकरण कब करने लग जाता है? 8 से 9 माह में आवाज के अनुकरण करने लग जाता है। ये सब हम एक साथ पढ़ने वाले हैं एक टेबल के द्वारा। एक बालक शीशे में अपनी छवि देखकर, एक बालक शीशे में अपनी छवि देखकर उसके साथ खेलने लग जाता है और उससे दूसरा बालक समझकर उसका चुंबन भी करता है। ये कब होता है? 10 माह में होता है, ठीक है। इनको भी एक देखने वाले हैं एक टेबल के अंदर। नेक्स्ट, एक बालक घर के वयस्क लोगों की क्रियाओं का अनुकरण करता है। वयस्क लोगों की क्रियाओं का अनुकरण करता है 1 से 2 वर्ष में, और आवाज का अनुकरण करता है 8 से 9 माह में। 2 बात आती है, देखो आवाज का अनुकरण
आवाज का अनुकरण करता है 8 से 9 माह में। और वयस्क लोगों का अनुकरण करता है 1 से 2 वर्ष। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये नेक्स्ट पढ़ने वाले ये पूरा एक फॉर्मूला पढ़ने वाले, इन सभी का एक साथ पढ़ने वाले से। एक बालक में खिलौनों से खेलने की प्रवृत्ति का विकास होता है 2 से 3 वर्ष में। खिलौनों से खेलने की प्रवृत्ति का विकास 2 से 3 वर्ष में। एक बालक में झगड़ालू प्रवृत्ति जैसे चीटना, तंग करना, टेस्टिंग का विकास होता है 3 से 4 वर्ष में। झगड़ना, लिंग पहचान लड़कों व लड़कियों में कब विकास होता है? 3 से 4 माह में, 3 से 4 वर्ष में, सॉरी। एक बालक में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना या प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है 4 से 5 वर्ष में। 4 से 5 वर्ष में। फिर बात आती है एक बालक में 5 वर्ष के बाद समूह में रहने की भावना आ जाती है, यानी इससे बाल्य अवस्था का विकास होता है। तो बाल्य अवस्था को दल, समूह है, ग्रुप की एज या गैंग की एज भी कहा जाता है। और बालक संपूर्ण बाल्य अवस्था में सामाजिकता के गुणों का विकास सर्वाधिक करता है 5 वर्ष बाद। इसलिए सामाजिकरण का काल बाल्य अवस्था को किसने कहा था? किलपेट्रिक ने सामाजिकरण का काल बाल्य अवस्था को कहा है। एक नेक्स्ट और लास्ट बात आती है सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति। सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति होती है 2 वर्ष में। कितने वर्ष में होती है? 2 वर्ष में सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति आ जाती है। सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति 2 वर्ष में आ जाती है। अब इन सभी को एक पूरा एक फॉर्मूला के अंदर सभी को पढ़ने वाले एक साथ बहुत ही शानदार तरीके से। देखो, याद रखना आपको, अंतरराष्ट्रीय खेलों में झगड़ा प्रतिस्पर्धा के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेल होते हैं उनमें, अंतरराष्ट्रीय जो खेल है उनमें झगड़ा किस लिए होती है? प्रतियोगिता, स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा के लिए होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय का आप ए ले लो, ए फॉर हो गया अनुकरण। समझ में आई बात? खेलों में, खेलों से हो गया खिलौना, ठीक है, झगड़ा से हो गया झगड़ालू प्रवृत्ति, और स्पर्धा से हो गया स्पर्धा। ये बात समझ आ गई। अब अनुकरण, इसके अंदर अनुकरण की 2 बातें करेंगे। अनुकरण, एक तो शिशु आवाज का अनुकरण करता है 8 से 9 माह में, ठीक है। फिर अनुकरण करता है वयस्क लोगों की क्रियाओं का अनुकरण करता है 1 से 2 वर्ष में। 1 से 2 वर्ष। बात समझ में? देखो, अनुकरण की 2 बात करेंगे। अनुकरण की 2 बात करेंगे। अनुकरण 2 प्रकार का होता है, आवाज का अनुकरण और क्रियाओं का अनुकरण। आवाज का अनुकरण करेगा शिशु 8 से 9 माह में, और क्रियाओं का अनुकरण करने वाला है वयस्क लोगों क्रियाओं का अनुकरण करता है 1 से 2 वर्ष में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, आवाज का अनुकरण 8 से 9 माह में शिशु करता है, और वयस्क लोगों की क्रियाओं का अनुकरण करता है तो कब करता है शिशु? 1 से 2 वर्ष में। 1 से 2 वर्ष में। खेलों से बन गया खिलौना, तो खिलौनों की आयु होगी देखो 1 से 2 वर्ष, फिर 1 से 2 वर्ष के बाद में आएगा 2 से 3, फिर आगे 3 से 4, फिर आएगा 4 से 5। बहुत ही सिंपल है। देखो, 2 से 3 वर्ष को बोलते हैं खिलौनों, खिलौनों के आयु, खेलों के आयु, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट बात है इसमें आती है बालक दर्पण या छवि के साथ खेलता है। कब खेलता है? 10 माह में। ये अलग से आपको ध्यान रखना। बालक दर्पण या छवि के साथ खेलता है 10 माह में, और खिलौनों के साथ खेलता है 2 से 3 वर्ष में। 2 से 3 वर्ष में। फिर 3 वर्ष के बाद में आ जाएगा 3 से 4। 3 से 4 के अंदर झगड़ालू प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति का विकास बालक के अंदर हो जाता है। यानी बालक के अंदर झगड़ालू प्रवृत्ति का विकास कब होता है? 3 से 4 वर्ष में। 3 से 4 वर्ष में झगड़ालू प्रवृत्ति या झगड़ने की प्रवृत्ति का विकास बालक के अंदर हो जाता है। झगड़ा से हो गया झगड़ालू। नेक्स्ट 4 से आगे बाद में 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष के अंदर बालक के अंदर स्पर्धा या कंपटीशन या प्रतियोगिता की भावना का विकास हो जाता है। तो इन सभी का एक ब्रीफली आपने समरी देखी है, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। दोबारा एक बार ब्रीफली और देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या अपना? अंतरराष्ट्रीय खेलों में झगड़ा प्रतिस्पर्धा के लिए अंतरराष्ट्रीय ऐसे हो गया अनुकरण। अनुकरण 2 प्रकार का होता है, आवाज के साथ अनुकरण करता है 8 से 9 माह में, और वयस्क लोग क्रियाओं के साथ अनुकरण करता है शिशु बालक शिशु 1 से 2 माह वर्ष में। 1 से 2 वर्ष में। अब 1 से 2 हो गया यहाँ पर, फिर आ जाएगा यहाँ 2 से 3, फिर यहाँ आ जाएगा 3 से 4, फिर आ जाएगा 4 से 5। तो देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। बहुत सिंपल है। 8 से 9 आवाज का अनुकरण, 1 से 2 क्रियाओं का अनुकरण, फिर 2 से 3 खेलों के साथ खेलना, खिलौनों के साथ खेलना, खेलो। फिर देखो इसमें एक फैक्ट अलग से, बालक दर्पण या छवि के साथ खेलता है 10 माह में, फिर झगड़ालू प्रवृत्ति 3 से 4 वर्ष में, और स्पर्धा या प्रतियोगिता की भावना 4 से 5 वर्ष में। तो इस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं। बाल एक शिशु में झगड़ालू प्रवृत्ति का विकास कब होता है? तो 2 से 3 वर्ष, 3 से 4, 4 से 5। तो अंतरराष्ट्रीय खेलों में झगड़ा प्रतिस्पर्धा के लिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। एक बालक में स्पर्धा या प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का विकास कब होता है? 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4, 4 से 5। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 से 5।
एक बालक खिलौनों के साथ कब खेलता है? 2 से 3 वर्ष में। एक बालक दर्पण या छवि के साथ कब खेलता है? 10 माह। ठीक है, ये फैक्ट आप सभी के बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए। तो इन सभी के अपन क्वेश्चन भी देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 27 से 30 नवंबर तक अपना कैप्सूल कोर्स चलने वाला है 1000 एमसीक्यू का। उसके अंदर हम बहुत अच्छे से प्रत्येक टॉपिक का यूनिट फेस्ट के प्रत्येक टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले बहुत ही शानदार 1000 एमसीक्यूज कैप्सूल कोर्स बहुत ही शानदार रहने वाला है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो आपको बने रहना उसके साथ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए, इसका आंसर बताएंगे सभी। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। इस ऑप्शन में डी में उपरोक्त सभी है, सभी। बताइए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सामाजिक, सभी से सामाजिक विकास प्रभावित होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय से और परिवार से। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक नहीं पूछा है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। बताएंगे, मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। चलो बताइए, सभी बताएंगे। नहीं है, ये पूछा है। इसमें व्यक्तिगत कारक एक सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, व्यक्तिगत कारक पूछा है। तो स्वास्थ्य देखो प्रभावित कर सकता है, संवेग कर सकते हैं, बुद्धि कर सकता है, मित्र मंडली कर सकता है, लेकिन पूछा है व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो देखो, मित्र मंडली व्यक्तिगत कारक नहीं है, ये समूह है। क्या है? समूह कारक है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाता है। कब माना जाएगा? यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता है, वह अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यस्त करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइए सभी इसका आंसर। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बताइए सभी इसका आंसर। ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? आंसर बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर लिख के ए बी सी डी। पाठ्यक्रम द्वारा, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, कक्षा शिक्षण द्वारा। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो? चैट बॉक्स में लिखो जल्दी, इसका आंसर बताएंगे सभी। तो आंसर आप सभी का सही है, बी ऑप्शन सही होगा, यानी सामाजिक व्यवहार की शिक्षा पाठ्यक्रम द्वारा नहीं दी जा सकती है, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन, कक्षा शिक्षण। इन्हें सबसे बेस्ट अपना ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट होता है? बी ऑप्शन, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा बालक हिस्सा लेता है, तो बालक के अंदर सामाजिक व्यवहार उतना ही सुदृढ़ और अच्छा उसके अंदर पनपता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, सर्वेदर से, सामग्री से। बताइए, सामाजिक अधिगम यानी सामाजिक गुणों को बच्चा कब सीखता है? बालक कब सीखता है? सीखना कब प्रारंभ करता है? आरंभ करता है। सामाजिक नियमों को, रीति रिवाजों को बालक कब सीखना प्रारंभ करता है? आरंभ करता है। तो अलगाव मतलब दूरी से, भीड़ से, मतलब भीड़ खड़ी है, भीड़ के अंदर बच्चा खड़ा, बालक खड़ा, तो वो सीख सकता है। संपर्क से, संपर्क करना, तो संपर्क करेगा तो नियम को जानेगा, सामाजिकता गुणों को विकास होगा, कुछ न कुछ सीखेगा। तो इसके अंदर ऑप्शन आपको क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। देखो, भीड़ का मतलब नहीं होता है, भीड़ के अंदर अगर कोई एक भीड़ का झुंड है, उसके अंदर बालक खड़ा है, तो उसके अंदर कोई सामाजिकता गुणों का विकास नहीं होगा जब तक वो भीड़ से क्या नहीं करेगा? संपर्क नहीं करेगा। तो इसके अंदर संपर्क वाला जो कनेक्शन है वो सबसे बेस्ट रहता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिदृश्य से एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। बच्चों को सांस्कृतिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है। बच्चों को, किशोरों को, प्रौढ़ों को, लड़कियों को। तो किशोरावस्था के अंदर किशोर सामाजिक स्वीकृति चाहता है, क्योंकि उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता आ जाती है।
ठीक है, सामाजिक स्वीकृति जाता है तो उसके अंदर तनाव आ सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा एक लक्षण ऐसा है जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? ये बताना। चलो बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी, विशिष्ट रुचियों में विस्तार। बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है, ये पूछा नहीं है, तो अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना है, बिल्कुल सही है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बिल्कुल सही है। मैत्री संबंधों में भारी कमी, विशिष्ट रुचियों में विस्तार, तो मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं होती है। किशोरों के अंदर, किशोरावस्था के अंदर मैत्री संगठन वो बढ़ता है, नैतिकता का विकास होता है, तो मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये टोटल एमसीक्यू मैंने बताया सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सामाजिक विकास को अपन कंप्लीट एक नजर में देखने वाले हैं प्रत्येक अवस्था के हिसाब से, किस अवस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है। तो देखो, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों अवस्थाओं की हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। किस प्रकार की सामाजिक विकास किस अवस्था में किस प्रकार से होता है, किस अवस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है। तो फर्स्ट बात करता हूं मैं शिशुअवस्था की। फर्स्ट बात करता हूं शिशुअवस्था की। देखो, शिशुअवस्था को मैंने आपको बताया है, शिशुअवस्था के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ होता है। और बाल्यावस्था के अंदर इसका सर्वाधिक विकास होता है। और किशोरावस्था के अंदर किशोर स्वीकृति चाहता है सामाजिक गुणों की, या परिपक्वता आती है। तीन बातें याद रखनी आप, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किशोर शिशुअवस्था की बात करते हैं। तो शिशुअवस्था को देखो, सामाजिकता प्रारंभ, यानी सामाजिकता प्रारंभ होती है सामाजिक की मुस्कान अवस्था। सामाजिक की मुस्कान अवस्था 3 से 4 माह मैंने बताया था, यानी सामाजिकता प्रारंभ होती है सामाजिकरण प्रारंभ की अवस्था, या सामाजिक मुस्कान की अवस्था की जगह जाता है शिशुअवस्था कहा जाता है। 3 से 4 माह में मुस्कान प्रारंभ होती है, मैंने बताया था, माँ की पहचान करना। ठीक है, और देखो इसके अंदर आपको एक फैक्टर याद रखना है, प्रोटेमनोवा। प्रोटेमनोवा की पुस्तक है स्माइलिंग इन्फेंट्स, स्माइलिंग इन्फेंट्स, स्माइलिंग इन्फेंट्स। स्माइलिंग इन्फेंट्स में 6 माह के शिशु को की मुस्कान, इन्होंने बताया कि 6 माह के शिशु की मुस्कान को बताया कि ये सच्ची मुस्कान होती है। 6 माह के शिशु की मुस्कान को सच्ची मुस्कान बताया किसने? प्रोटेमनोवा ने अपनी पुस्तक स्माइलिंग इन्फेंट्स, स्माइलिंग इन्फेंट्स में बताया। 6 माह के शिशु की मुस्कान को सच्ची मुस्कान बताया। और सामाजिक मुस्कान की अवस्था किसे कहा जाता है? 3 से 4 माह के अंदर सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ होता है। सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ 3 से 4 माह में। और प्रोटेमनोवा ने बताया 6 माह। ये बात आपको ध्यान रखनी है छोटी सी। देखो, सामाजिकता प्रारंभ या सामाजिकता प्रारंभ होगी तो मुस्कान के साथ होगी। ठीक है, तो ये कब होगी? शिशुअवस्था में। मुस्कान की अवस्था बताया मैंने 3 से 4 माह में। प्रोटेमनोवा ने बताया 6 माह में। 6 माह की जो शिशु की मुस्कान होती है उसे सच्ची मुस्कान का है प्रोटेमनोवा ने अपनी पुस्तक स्माइलिंग इन्फेंट्स। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में सामाजिकता सर्वाधिक विकसित होती है, यानी सहयोग, उत्तरदायित्व, बड़ों का सम्मान करना, ये बातें बाल्यावस्था के अंदर सबसे ज्यादा विकसित हो जाती है। सामाजिकता सर्वाधिक विकसित होती है बाल्यावस्था में। बालक क्या होता है? मस्त मोला होता है, बहिर्मुखी होता है, ज्यादा खेल कूद करता है, अनावश्यक भ्रमण करता है, तो ज्यादा लोगों के संपर्क में आता है, तो सहयोग की प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व, बड़ों का सम्मान करना, इन सभी गुणों का बाल्यावस्था के अंदर बालक के अंदर विकास हो जाता है। देखो, यानी सामाजिकता सर्वाधिक विकसित होती है, सहयोग, उत्तरदायित्व, बड़ों का सम्मान करना, ये सभी गुण बाल्यावस्था में आ जाते हैं। फिर बात है किशोरावस्था की। किशोरावस्था में सामाजिक स्वीकृति या सामाजिक परिपक्वता, बड़ों जैसा व्यवहार करना किशोरावस्था के मुख्य लक्षण है। यानी किशोरावस्था के अंदर किशोर सामाजिक स्वीकृति चाहता है, सामाजिक परिपक्वता या मेच्योरिटी आ जाती है। किशोर बड़ों जैसा व्यवहार करना चाहता है, लेकिन उनके अंदर अनुभवों की कमी होने के कारण वैसा व्यवहार या उतने अच्छे ढंग से किसी काम को वो नहीं कर पाते हैं। यानी सामाजिक संबंध इस अवस्था में गहरे होते हैं,
मैत्री होते हैं और स्थायी होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। सामाजिक संबंध गहरे, मैत्री और स्थायी होते हैं किस अवस्था में? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था सामाजिक स्वीकृति और सामाजिक परिपक्वता की अवस्था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं शेष अवस्था। पहले मैंने बताई है शेष अवस्था के अंदर सामाजिकता प्रारंभ होती है या मुस्कान की अवस्था। बाल्यावस्था में सर्वाधिक सामाजिकरण का काल या सामाजिकरण काल कहते हैं। किशोरावस्था के अंदर परिपक्वता आती है या स्वीकृति चाहता है किशोर। ठीक है, अब बात करते हैं शिशु आत्म केंद्रित या अंतर्मुखी होता है। ठीक है, शिशु होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी होता है। आपको ध्यान रखना अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये यूं का पर्सनैलिटी बढ़ेंगे, व्यक्तित्व बढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अंतर्मुखी का बात है अपने तक ही सीमित रहना, अपने आप में खोया रहना। बहिर्मुखी का मतलब है अपने से हटके, ये भाई जो इन्वायरमेंट है उसके साथ घुल मिल के, अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के उनका दायरा क्या है बड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी शिशु क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। तो मतलब अंतर्मुखी तो आत्म केंद्रित होता है, अपने आप पर केंद्रित होता है, स्व प्रेमी, अपने आप से प्रेम करता है, इसलिए लज्जाशील होता है, शर्मिला होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है वो लज्जाशील होता है, शर्मिला होता है। ठीक है, तो अंतर्मुखी होगा तो सामाजिक, इसके अंदर सामाजिक आत्म सेल्फ और सामाजिकता स्वयं तक ही रहती है, सामाजिकता स्वयं तक ही रहती है। क्यों? तो अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी का मतलब लज्जाशील होता है, शर्मिला होती है, तो स्व प्रेमी, अपने आप से प्रेम करता है, अंत आत्म केंद्रित होता है, तो सामाजिकता अपने आप तक ही सीमित रहती है, सामाजिकता स्वयं तक ही रहती है, ये बोलेंगे सामाजिक आत्म सेल्फ। बाल्यावस्था की बात करें तो बालक क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। मैंने बताया था बाल्यावस्था की बात करें बालक बहिर्मुखी होता है, यानी इस अवस्था के अंदर बालक मस्त मोला होता है। ठीक है, इसका सामाजिक दायरा, इसके दोस्तों का जो क्राइटेरिया वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि शेष अवस्था के अंदर अंत तक 4 वर्ष के अंत 4 वर्ष के अंदर बालक क्या, शिशु क्या होता है? स्कूल जाता है, स्कूल की जाने की एज होती है, इसलिए उसके बाद में धीरे धीरे शिशु का क्या होता है? सामाजिक दायरा बढ़ता है। और वैसे ही क्या 5 वर्ष के बाद बाल्यावस्था में जाता है, तो बाल्यावस्था के अंदर सामाजिक दायरा शिशु बालक काफी बढ़ जाता है। और बालक क्या करता है? खेल कूद ज्यादा करता है, मस्त मौला रहता है, खेल कूद ज्यादा करता है, खेलना और अनावश्यक भ्रमण करता रहता है, खाने पीने पर ध्यान भी कम देता है, ज्यादा व्यस्त रहता है, खाने पीने पर ध्यान कम रहता है तो एनर्जी में कमी आती है, इसलिए शारीरिक विकास भी कम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, शारीरिक विकास कम होता है लेकिन मानसिक सामाजिक विकास में काफी वृद्धि होती है। बहिर्मुखी होता है जीवन के प्रति गंभीर नहीं है, मस्त मौला होता है, गंभीर नहीं होता है, इसलिए बालक निरुद्ध से भ्रमण करता है, ज्यादा खेल कूद करता है, इन सब में व्यस्त होने और खाने पीने पर ध्यान कम देता है, इसलिए वृद्धि की दर धीमी होती है, ये सहयोगी, परोपकारी और प्रार्थी होता है। और किशोरावस्था के अंदर किशोर वापस अंतर्मुखी हो जाता है, अपने आप तक ही सीमित रहता है। किशोरावस्था में किशोर क्या होता है? अंतर्मुखी हो जाता है। ये बात मैंने देखी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो समायोजन की, एडजस्टमेंट की। मैंने बताया यदि किसी के यदि बालक है, शिशु है, किशोर है, व्यक्तित्व यदि अंतर्मुखी है तो वो लज्जाशील होगा, शर्मिला होगा, अपने आप तक ही सीमित रहेगा। अपने आप तक सीमित रहेगा तो किसी प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को समायोजित करने के अंदर उसको काफी कठिनाइयां आएंगी, यानी वो भयग्रस्त रहेगा। और यदि बालक क्या है, बहिर्मुखी है, तो वो क्या होगा? अपने आप तक सीमित नहीं रहेगा, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को बहुत अच्छे से समायोजित कर पाएगा, यानी भयमुक्त रहता है। देखो समायोजन की बात करें तो शेष अवस्था के अंदर क्या होता है? शिशु अंतर्मुखी होता है, समायोजन का अभाव, भयग्रस्त। बालक में बहिर्मुखी होता है, समायोजन होता है, भयमुक्त होता है। किशोर अवस्था के अंदर अंतर्मुखी होता है, समायोजन का अभाव, भयग्रस्त होता है। अब देखो आगे देखते हैं, शिशु भयग्रस्त होता है, भयग्रस्त होने के कारण शिशु दूसरों पर निर्भर रहता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। भयग्रस्त होता है उसको डर लगता है, यानी लज्जाशील होता है, स्वप्रेमी होता है, इसलिए भयग्रस्त होने के कारण शिशु दूसरों पर निर्भर रहता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, दूसरों को देख के सीखता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, किस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर करता है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में बढ़ती है? तो इस अवस्था में। देखो परिवार सामाजिक गुणों व भाषा का पहला स्कूल कहलाता है। परिवार, ये बात आपको जाननी है, परिवार सामाजिक गुणों व भाषा का पहला स्कूल कहलाता है। बात करते हैं बाल्यावस्था की। समायोजन पाया जाता है, भयमुक्त होता है, मस्त मौला होता है, घूमना फिरना ज्यादा करता है,
खेलना ज्यादा करता है, इसलिए इसे बाल्यावस्था को खेल की आयु, खिलौनों के और निरुद्देश्य से भ्रमण करना, ये 3 गुण प्रॉपर्टी बाल्यावस्था के अंदर पाई जाती है। यानी ज्यादा देखो, बाल्यावस्था के अंदर बालक मस्त बोला होता है, बहिर्मुख होता है, समायोजन होता है, भयमुक्त होता है, घूमना फिरना ज्यादा करता है, खेलना ज्यादा करता है, खाना पीने पर ध्यान कम देता है, इसलिए शारीरिक वृद्धि में कमी होती है, लेकिन सामाजिक गुणों में वृद्धि होती है। तो इससे खेलना ज्यादा, तो खेल की आयु, खिलौनों की आयु कहते हैं, और निरुद्देश्य से भ्रमण करने की आयु कहा जाता है। ये बात आपकी क्लियर होगी अच्छी। बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर किशोर अंतर्मुखी होता है, मतलब समायोजन का अभाव पाया जाता है, मतलब भयग्रस्त होता है किशोर। अब भयग्रस्त किस प्रकार से होता है? इसके अंदर 2 प्रकार के बातें इसके अंदर रोल करती हैं। एक तो माता पिता पेरेंट्स, और एक होता है समकक्षी यानी उसके दोस्त, एक माता पिता। तो इन दोनों की वजह से उसके अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है। किस प्रकार कहते थे? माता पिता की बातें माने तो समकक्षी व्यवहार में कमी आ जाती है। यदि माता पिता की बातें माने कि पढ़ाई करना है, ये करना है, इस टाइम से उठना है, इस टाइम से ये करना है, इस टाइम से ये करना है, एक शेड्यूल से चले, तो उनके साथ वाले जो समकक्षी हैं वो क्या होता है, उनके व्यवहार में कमी आएगी। ठीक है, यदि समकक्षियों की बातें माने तो माता पिता के व्यवहार में कमी आती है, इसलिए विद्रोह की भावना का किशोर के अंदर विकास होता है। वो समझ नहीं पाता है किसकी बात मानूं, किसकी बात नहीं मानूं, इसलिए विद्रोह की भावना या असमंजस की भावना किशोर के अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट बहुत अच्छी शानदार बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तीनों में नैतिकता या मित्र समूह नेतृत्व की भावना का विकास किस प्रकार से होता है? शिशु, बालक और किशोर। शिशु, बालक और किशोर में नैतिकता या मित्र समूह या नेतृत्व की भावना का विकास किस प्रकार से होता है? तो बात करें, देखो मित्र समूह, नैतिकता, नेतृत्व। देखो उत्तर से सभ्यता, 6 सभ्यता को 2 भागों में बांटा, मैंने बताया 0 से 3 पूर्व से सभ्यता और 3 से 6 उत्तर से सभ्यता। जो उत्तर से अवस्था है उसे उत्तम मित्र या लंगोटिया यार की अवस्था कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। उत्तर शिष्य अवस्था को, उत्तर शिष्य अवस्था को या उत्तम शिष्य अवस्था को उत्तम मित्र या लंगोटिया यार की अवस्था कहा जाती है। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ खेलते हैं। इस अवस्था में शिशु विद्यालय जाता है तो नई दुनिया में प्रवेश करता है, नए सामाजिक संबंधों का बनना स्टार्ट होता है। यानी उत्तर वाली अवस्था, उत्तर शिशु अवस्था में शिशु विद्यालय जाएगा, 4 वर्ष की, लगभग 4 वर्ष की एज होती है, तो उत्तर शिशु अवस्था में जाएगा विद्यालय। तो विद्यालय जाएगा तो नई दुनिया में प्रवेश करेगा, नई दुनिया में प्रवेश करेगा तो नए सामाजिक संबंधों का बनना स्टार्ट होगा, और फिर बाल्यावस्था तक आते आते सामाजिकता का विकास सर्वाधिक होने लगता है। ठीक है, बात समझ में आई? बात बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उत्तम यानी उत्तर शिशु अवस्था है। उत्तर शिशु अवस्था में देखो, उत्तर शिशु अवस्था की मैंने बता दिया आपको। पूर्व शिशु अवस्था 0 से 3 वर्ष होती है, जन्म से 3 वर्ष होती है, और 3 से 6 वर्ष उत्तर शिशु अवस्था होती है। तो उत्तर शिशु अवस्था क्या है? ये उत्तर शिशु अवस्था है। इसके अंदर शिशु 4 वर्ष के अंदर विद्यालय जाएगा। विद्यालय जाएगा तो वो नए दोस्तों के साथ मिलेगा। पहली बार नए दोस्त मिले उसे, नए दोस्त मिले तो सामाजिक संबंध, एक नई दुनिया में प्रवेश किया तो सामाजिक संबंध बनना शुरू होते हैं, और ये सामाजिक संबंध कभी कभी ऐसे स्थायी होते हैं तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बने रहते हैं। इसलिए उत्तर शिशु अवस्था को लंगोटिया यार उत्तर मित्र क्या कहा गया। ठीक है, यहाँ पर बनना स्टार्ट होते हैं उत्तर शिशु अवस्था में। उसके बाद बाल्यावस्था आ जाती है, और बाल्यावस्था में इसका विकास सर्वाधिक होने लगता है, यानी सामाजिकरण काल इसे कहा जाता है क्रिकेट में। और उसके बाद किशोर अवस्था में क्या जाती है? परिपक्वता आ जाती है। ये हो गई शिशु अवस्था की बात। बात करते हैं बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की। देखो बाल्यावस्था में नेता या नेतृत्व की भावना का विकास होता है, नेता या नेतृत्व की भावना का विकास होता है, जबकि किशोर अवस्था के अंदर नेतृत्व का गुण सर्वाधिक विकसित होता है। इसके अंदर विकास होता है, इसके अंदर सर्वाधिक विकास होता है। देखो फिर बाल्यावस्था के अंदर टोली दल या समूह की भावना सदस्य बनना। बाल्यावस्था में टोली की भावना विकसित होने के कारण इस अवस्था को टोली दल या समूह की भावना आयोजित करते हैं, और इसके अंदर टोली दल समूह का सक्रिय सदस्य बनना चाहता है। देखो बाल्यावस्था के अंदर बालक टोली दल या समूह की भावना सदस्य बनना, बाल्यावस्था में टोली की भावना विकसित होने के कारण इसे टोली दल या समूह की भावना कहा जाता है। यानी इस बाल्यावस्था के अंदर बालक टोली दल व समूह की भावना इसके अंदर विकसित होती है, लेकिन किशोर अवस्था के अंदर टोली दल या समूह का सक्रिय सदस्य बनना चाहता है। देखो किशोर बाल्यावस्था के अंदर नेतृत्व की भावना का विकास होता है, और किशोर अवस्था में सर्वाधिक विकास होता है। बाल्यावस्था के अंदर टोली दल समूह की भावना विकसित होती है,
और किशोरावस्था के अंदर टोली दल जो समूह की भावना विकसित हुई थी, समूह बन गया था, उसका सक्रिय सदस्य बनना चाहता है। समूह के प्रति वफादारी दोनों में रहती है। अब देखो बाल्यावस्था के अंदर समकक्षी सक्रिय सदस्य बनते हैं। समकक्षी मतलब एक ही क्लास से क्लासमेट सक्रिय सदस्य बनते हैं, जबकि यहाँ पर समवयस्क यानी किशोर, कंप्लीट किशोर समूह टोली के सक्रिय सदस्य बनते हैं। और किशोर अवस्था में समवयस्कों का दबाव होता है, पीयर प्रेशर रहता है, गलत आदतें पैदा करना, मादक पदार्थ चोरी आदि करना, ये क्या रहते हैं समवयस्कों से गलत आदतें किशोर अवस्था के अंदर आ सकती है। गलत जैसे गलत आदतें आना, मादक पदार्थों का सेवन करना, चोरी करना आदि आदतें समवयस्कों के कारण किशोरों में आ सकती है। ये टोटल मैंने नैतिकता की बात की है। नैतिकता के अंदर आपको क्या क्या बात आता है? नैतिकता है नेतृत्व की भावना विकास या मित्र मंडली। देखो पहली मैंने बात बताई है, नेतृत्व नेता की भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में, सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। टोली दल समूह की भावना विकसित होगी बाल्यावस्था में और इसका सक्रिय सदस्य बना जाएगा किशोरावस्था में। फिर आते समूह के प्रति वफादारी होती है। और नेक्स्ट बात है समकक्षी सक्रिय सदस्य बना। समकक्षी सक्रिय सदस्य बनना बाल्यावस्था में, एक ही क्लास में। और समवयस्क यानी पूरे किशोरावस्था के सक्रिय सदस्य बनना किशोरावस्था की। ये मैंने बात बताई है तीनों की नैतिकता, नेतृत्व या मित्र मंडल के बारे में। अब नेक्स्ट बात आती है लिंग भूमिका। लिंग भूमिका की बात करते हैं तीनों में। तो लिंग भूमिका की बात करें तो शिशुअवस्था के अंदर विषम लैंगिक आकर्षण होता है, बाल्यावस्था में विषम लैंगिक आकर्षण होता है, जबकि किशोरावस्था के अंदर सम और विषम लैंगिक दोनों प्रकार के आकर्षण देखे जाते हैं, क्योंकि किशोरावस्था के अंदर प्यूबर्टी का काल आता है। प्यूबर्टी काल के अंदर अनेक लैंगिक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसके कारण विषम लैंगिक आकर्षण पैदा हो जाता है। ठीक है, परंतु शिशुअवस्था के अंदर देखो विषम लैंगिक आकर्षण होता है, परंतु बॉयज और गर्ल्स एक साथ खेलते हैं। इसके अंदर विषम लैंगिक आकर्षण होता है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स एक साथ खेलते हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था के अंदर क्या बालक क्या होता है, मस्त मोला होता है, खेलने कूदने पर ध्यान देता है, इसलिए इनमें लैंगिक अलगाव और यौन विरोध इन 8वें वर्ष में मस्त मोला होने का खेलकूद के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है, खेलकूद के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है, इसलिए लैंगिक अलगाव और यौन विरोध इसके अंदर बाल्यावस्था के अंदर पाया जाता है 8वें वर्ष के अंदर। किशोरावस्था में सम और विषम लैंगिक आकर्षण होता है, जैसे लैंगिक रुचियां विकसित होती हैं, जैसे प्यार क्या है, लैंगिक संबंध, ये सब किशोरावस्था के अंदर विकसित हो जाते हैं। ये लैंगिक विकास की लैंगिक भूमिका का मैंने बात बताई कंप्लीट, यानी विषम लैंगिक आकर्षण होता है किशोरावस्था और बाल्यावस्था के अंदर, लेकिन बॉयज और गर्ल्स एक साथ क्या होता है किशोरावस्था के अंदर। सम और विषम लैंगिक दोनों प्रकार का आकर्षण लैंगिक रुचियों का विकास होता है, क्योंकि प्यूबर्टी का होता है जिसके अंदर अनेक हार्मोन्स का लैंगिक हार्मोन्स का जनरेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक साथ फैक्ट देखने वाले बाल्यावस्था और किशोरावस्था की, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको देखो बने रहना है क्लास के अंदर, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। आपके बहुत ही शानदार क्लास रहती है, बहुत ही शानदार आपके नंबर आने वाले हैं रीट के अंदर, बहुत ही शानदार हमारा स्कोर रहने वाला है रीट 2020 का। हमारा जो टारगेट है 70+ वो हम प्राप्त करके रहेंगे 100%, कैसे भी करें, बहुत ही शानदार हम तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बाल्यावस्था की बात करता हूँ। पहले बाल्यावस्था की पूरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, पूरा ब्रीफली हम समरी देखने वाले बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था के अंदर मैंने बताया था बालक क्या होता है, बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होने का भय मुक्त होता है, किसी प्रकार का उसे कोई भय नहीं होता है। ठीक है, भय मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, बहिर्मुखी होता है। बालक ज्यादा खेलता है, इसलिए बालक यौन अलगाव या लैंगिक संबंधों के अंदर कोई रुचि नहीं दिखाता। ये 8वें वर्ष की बात है, लैंगिक अलगाव, यौन अलगाव। ठीक है, ज्यादा भ्रमण करता है, निरुद्देश्य भ्रमण करता है, ज्यादा भ्रमण करता है इसलिए वास्तविक जगत से संबंध रखता है। ज्यादा भ्रमण करेगा तो वास्तविक जगत से संबंध जरूर रखेगा, और वास्तविक जगत से संबंध रखेगा तो सामाजिक सम्मान की प्रवृत्ति भी उसके अंदर तीव्र होगी, सामाजिक सम्मान की प्रवृत्ति भी तीव्र आएगी, जिससे सामाजिक सूझ और सामाजिक गुणों का विकास होगा। सामाजिक सम्मान की प्रवृत्ति तीव्र होगी, वास्तविक जगत में से संबंध रखेगा तो सामाजिक सूझ और सामाजिक गुणों का विकास होगा। इतना सामाजिक गुणों का विकास होने के कारण वास्तविक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। फ्रायड ने कहा समाजीकरण का प्रारंभ, और किलपेट ने कहा है बाल्यावस्था समाजीकरण का काल है या वास्तविक समाजीकरण की अवस्था है। क्यों? इसमें सामाजिक सूझ और सामाजिक गुणों का विकास होता है, इसलिए इसे संतुलिनीकरण की अवस्था भी कहा जाता है और साम्यवाद की अवस्था भी कहा जाता है। साम्यवाद का मतलब है
क्योंकि अपने समूह के प्रति व्यवहार भेदभाव रहित है, किसी प्रकार का व्यवहार के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी के साथ समान व्यवहार। ये समानता वास्तविक समाजीकरण का ही प्राप्त परिणाम है। देखो किशोर अवस्था में क्या है, बाल्यावस्था में हमने क्या क्या देखा। बाल्यावस्था के अंदर बालक क्या होता है, बहिर्मुखी होता है, भयमुक्त होता है। बहिर्मुखी होता है, भयमुक्त होता है, मतलब भयमुक्त होता है, भयमुक्त होता है, ज्यादा खेलता है, यौन अलगा होता है, ज्यादा खेल कूद होता है, भ्रमण करता है, अनावश्यक भ्रमण करता है धीरे से। इसलिए वास्तविक जगत से संबंध रखता है, सामाजिक सम्मान की प्रवृत्ति तीव्र होती है। वास्तविक जगत से संबंध रखता है तब उसके अंदर सामाजिक सूझ और सामाजिक गुणों का ज्यादा विकास होता है। इतने सामाजिक गुणों का और सूझ का विकास होने का इसे समवास्तिक समाजीकरण की अवस्था या संतुलिकरण की अवस्था या साम्यवाद की अवस्था कहता है। साम्यवाद का मतलब होता है किसी के प्रति, अपने दोस्तों के साथ व्यवहार वो भेदभाव रहित होना है, सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना, ये वास्तविक समाजीकरण का ही परिणाम होता है। ये बाल्यावस्था का पूरा सारांश है समाजीकरण का। समाजीकरण काल का पूरा सारांश आ गया। बात करता हूं मैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था की इफेक्ट भी बहुत शानदार है, देखते हैं। देखो किशोरावस्था की मैंने बात बताई थी, किशोरावस्था के अंदर सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, सामाजिक परिपक्वता जाती है, यानी सामाजिक स्वीकृति जाता है, बड़ों जैसा व्यवहार करना जाता है। देखो इसलिए इसे जटिल समाजीकरण की अवस्था कहा है। जटिल समाजीकरण की अवस्था क्यों कहा है, क्यों बालक किशोर है वो बड़ों जैसा व्यवहार करना चाहता है, लेकिन उनके अनुभव नहीं है उनके अंदर, तो उतना अच्छा व्यवहार, उतने ऐसी स्किल से किसी काम को नहीं कर पाता है, उनके पास अनुभव की कमी रहती है। इसलिए इसे जटिल समाजीकरण की अवस्था कहा गया है। इसके अंदर सामाजिक चेतना का विकास होता है। समाज में स्थान का क्या है, मतलब सामाजिक स्वीकृति से सामाजिक संचेतना, सोशल कॉन्शियंस बोला जाता है। समाज सेवा की भावना का विकास होता है, सामाजिक रुचियों का विकास होता है, सामाजिक संबंधों की स्थापना, स्थिति व महत्व की अभिशंसा, अभिलाषा, दल भक्ति, देशभक्ति, वीर पूजा, आदर्श भावना का विकास किशोरावस्था में होता है। यानी आत्म सम्मान, आत्म प्रदर्शन, आत्म स्वीकृति की अवस्था कहा जाता है। देखो सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक स्वीकृति, आत्म सम्मान, आत्म प्रदर्शन, आत्म स्वीकृति की अवस्था, बड़ों जैसा व्यवहार करना, इसलिए जटिल समाजीकरण की अवस्था है। सामाजिक चेतना का विकास, आत्म स्वीकृति का मतलब सामाजिक चेतना, अपने समाज में अपना स्थान का ज्ञान, सामाजिक सचेतना, समाज सेवा की भावना करना, वीर पूजा, ये दल भक्ति, ये सभी किशोरावस्था के अंदर आ जाते हैं। सामाजिक रुचियों का विकास होता है, सामाजिक संबंधों की स्थापना, स्थितियों महत्व की अभिलाषा, दल भक्ति, देशभक्ति, वीर पूजा, आदर्श भक्ति, भावना का विकास किशोरावस्था के अंदर हो जाता है। ये टोटल थे किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शेष अवस्था के टोटल फैक्ट थे, जिसको मैंने आपको एक साथ कंपैरेटिव करके स्टडी करके आपको बताया। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट बात है सामाजिक सामाजिक आयाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। सामाजिक सामाजिक आयाम, डायमेंशन, आयाम क्या है, सामाजिक सामाजिक आयाम क्या होते हैं। देखो सामाजिकता के गुणों का विकास होना, सामाजिक गुणों के विकास होना, सामाजिक नियम का मतलब समाज के नियम, ठीक है। उस सामवेगिक मतलब संवेगों का विकास होना, संवेग का मतलब खुश होना, क्रोध होना, दुखी होना, ये सब संवेग है। तो समाज के नियमों का संवेग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी समाज जो सामाजिक नियम है, रीति रिवाज है, पीढ़ियां, उनका उस संवेगों का, सामाजिक विकास का आपस में किस प्रकार से क्या संबंध है, तो इसको हम तीन आयामों से देख सकते हैं। एक तो सब सेल्फ, नैतिक मोड और लिंग जेंडर। इन तीन के आधार पर, इन तीन आयामों के आधार पर हम सामाजिक सामाजिक विकास को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सब, लिंग, नैतिक विकास, ये बात ध्यान रखना आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सामाजिक सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण, सामाजिक सामाजिक विकास के आयाम हैं सब, लिंग, नैतिक, सब, लिंग, नैतिकता, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। SMG, सेल्फ, मोड और जेंडर, ये आयाम है तीन सामाजिक सामाजिक विकास के, ठीक है। अब इनको एक ही करके पढ़ते हैं। पहले बात करता हूं बाल्यावस्था में आयाम, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों की बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर दो ही बातें आती है बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना। बाल्यावस्था में आयाम, यानी तीन आयाम बताए मैंने,
सामाजिक सामयिक आयाम, सामाजिक सामयिक आयाम तीन बताए हैं, सब नैतिकता और लिंग। इन तीन बातों के आधार पर सामाजिक सामयिक आयाम डिफाइन होते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में आयाम किस प्रकार से रहने वाले, आपको सब क्लियर होने वाला है। देखो फर्स्ट इसमें आता है आत्मबोध, यानी सेल्फ की बात हो रहा है। सामाजिकरण आइडेंटिटी, यानी सेल्फ, आत्मबोध और सामाजिकरण। ठीक है, तो इसका क्या संबंध है, किस प्रकार से हम देखने वाले सब। तो बाल्यावस्था को मैं इसके दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है, तो इसको दो भाग बांट रहा है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब होगी आप 6 से 9 कर सकते हो, और मध्य व विलंबित बाल्यावस्था यानी मध्य और उत्तर बाल्यावस्था को एक साथ बोल दिया, मध्य व विलंबित बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था बोल सकते हो आप। ये होगी 9 से 12 वर्ष। ठीक है, अब देखो पूर्व बाल्यावस्था में एक एक बालक अपने आप को किस आधार पर परिभाषित करता है, तो स्वयं को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करता है। जैसे मैं लंबा हूँ, उसके बाल काले हैं, मैं एक लड़की हूँ। यानी अपने आप को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अपनी पहचान बनाता है, अपनी आइडेंटिटी लेता है। सो यानी आत्मबोध, सेल्फ की बात होगी। ठीक है, सेल्फ की बात होगी इसके अंदर, यानी मैं लंबा हूँ, उसके बाल काले हैं, मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पर जेंडर की बात भी आ रही है। ठीक है, अपने आप की बात आ रही है, सब की बात आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर देखो मैं लंबा हूँ, उसके बाल काले हैं, उसके अंदर कुछ नैतिकता के भी गुण आप इसके अंदर आने वाले हैं, सामाजिकता के गुण भी इसके अंदर आने वाले हैं। तो सब एक साथ मिलने वाले हैं, सामाजिक सामयिक आयाम, सब नैतिक लिंग। तो देखो फर्स्ट मैंने बताया पूर्व बाल्यावस्था, इसके अंदर शारीरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करता है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर बाल्यावस्था के अंदर, पूर्व बाल्यावस्था के अंदर परिभाषित करता है। मध्य विलंबित बाल्यावस्था स्वयं को अपनी आंतरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैं फुर्तीला हूं, मैं लोकप्रिय हूं, मैं दायित्व कार्यों करने पर गर्व का अनुभव करता हूं। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विशेषताओं के आधार, बाह्य विशेषताओं के आधार पर मैं लंबा हूं, बाल्यकाल है, मैं लड़की हूं। और मध्य विलंबित बाल्यावस्था के अंदर आंतरिक विशेषताओं के आधार पर अपने आप को परिभाषित करने की संभावना बढ़ जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाल्यावस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बाल्यावस्था के बारे में सामाजिक सामयिक आयाम के संदर्भ में कौन सा कथन सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में स्वयं को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करना। दूसरा मध्य व विलंबित बाल्यावस्था में स्वयं को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करना। तीसरा है मध्य व विलंबित बाल्यावस्था में स्वयं को आंतरिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करना। कूट एक से, केवल दो से, एक व दो से, एक व तीन से, ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग भूमिका में समाजीकरण। लिंग भूमिका में समाजीकरण, देखो लिंग भूमिका की बात करते हैं। देखो पुरुष या महिला, अब देखो यहाँ पर दो प्रकार की लिंग भूमिका की बात करता हूँ। एक तो यौन सेक्स और एक होता है लिंग जेंडर। अब यौन की बात करते हैं तो ये होता है जैविक आयाम को बताता है, और लिंग की बात करते हैं तो सामाजिक आयाम को बताता है, मेल एंड फीमेल। तो इसके अंदर दो बात आती है, बॉयज एंड गर्ल्स। अब बॉयज की बात करता हूँ मैं, तो बॉयज को जो पेरेंट्स होते हैं वो स्वतंत्रता प्रशिक्षण देते हैं कि आप स्वतंत्र हो, आपको क्या रहना, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण पेरेंट्स द्वारा दिया जाता है। जबकि गर्ल्स को निर्भरता, मतलब किसी पर आप डिपेंड हो, डिपेंड रहने वाले हो, डिपेंडेंट हो, इस प्रकार का प्रशिक्षण गर्ल्स को दिया जाता है, न कि स्वतंत्रता प्रशिक्षण। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण ही उनको दिया जाता है शुरू से ही पेरेंट्स द्वारा। यह लिंग भूमिका में समाजीकरण की पहचान उनको शुरू से ही उसके बुनियादी स्तर पे उनको दी जाती है, बुनियादी स्तर पे उनको समझाया जाता है। तो ये बॉयज और गर्ल्स के अंदर सामाजिक आयाम को इंगित करता है जेंडर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, लिंग भूमिका में समाजीकरण की भावना के संदर्भ में सही कथन है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता प्रशिक्षण बॉयज को दे देता है, गर्ल्स को दे देता है, निर्भरता प्रशिक्षण गर्ल्स को दे देता है, बॉयज को दे देता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करता हूँ लिंग पहचान। अधिकांश बच्चे 3 से 4 वर्ष में, अधिकांश बच्चे 3 से 4 वर्ष में आते आते अपने को बॉयज एंड गर्ल्स के रूप में नामित कर लेते हैं, नामित कर सकते हैं। यानी मैं बॉयज हूँ, मैं गर्ल्स हूँ, इस प्रकार से नामित कर सकते हैं 3 से 4 वर्ष में अधिकांश बच्चे। उनके खिलौनों की पसंद के द्वारा उन्हें देखा जा सकता है। खिलौनों की पसंद का बोले तो बॉयज के खिलौनों की पसंद अलग रहती है। जैसे आजकल ट्रेंड है, जेसीबी है, ट्रक है, बॉयज इस प्रकार के खिलौने खेलने ज्यादा पसंद करते हैं, गर्ल्स गुड़िया हो गई, छोटे खिलौने हो गए। इस प्रकार के खिलौनों की पसंद से, उनकी खिलौनों की पसंद से हम देखे जा सकते हैं
देख सकते हैं कि 3 से 4 वर्ष का बालक अपने आप को लिंग की पहचान कर रहा है, और बॉयज की कैटेगरी अलग है और गर्ल्स की कैटेगरी अलग है। यानी 3 से 4 वर्ष में आते आते बॉयज और गर्ल्स के रूप में अपने आप को नामित कर लेता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिंग पहचान कब होती है? 3 से 4 वर्ष में हो जाती है। लिंग पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मानकों तथा रूढ़ियों के अनुरूप बच्चे अपने लिंग की भूमिका से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। वे अपने विपरीत लिंग का कार्य करना पसंद नहीं समझते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लिंग प्ररूपण, जेंडर टाइपिंग। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इसको। जेंडर टाइपिंग क्या है? यह कब उत्पन्न होता है? तब उत्पन्न होता है जब किसी समाज की महिला या पुरुष हेतु उचित या विशेष समझे जाने व्यवहार उचित या विशेष समझे जाने वाले व्यवहार के अनुरूप व्यक्ति सूचनाओं को कूट सांकेतिक तथा संगठित करने हेतु तैयार हो जाता है। यानी लिंग प्ररूपण या जेंडर टाइपिंग को उत्पन्न होती है जब किसी समाज की महिला हो या पुरुष, उसका जो विशिष्ट व्यवहार है उसके अनुरूप व्यक्ति सूचनाओं को एक संगठित रूप में तैयार कर लेता है। यानी एक व्यक्ति है समाज के अंदर, चाहे वो बॉयज हो, फीमेल हो या मेल हो, उनका किस प्रकार का जो व्यवहार है, विशिष्ट व्यवहार है, उनके अनुरूप संगठन एक प्रारूप तैयार होता है। इसे बोलते हैं जेंडर टाइपिंग या लिंग प्ररूपण। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा सीधा। अब बाल्यावस्था की बात हमने कंप्लीट हो जाती है। अब बात करता हूँ किशोर अवस्था में महत्वपूर्ण आयाम। देखना, एक पहचान का निर्माण, सामाजिक विकास किशोर किस प्रकार किया जाता है? तो आत्मबोध या पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, मुझे किन विषयों को पढ़ना चाहिए, अपने माता पिता से अपनी अलग एक पहचान स्थापित करना किशोर का मुख्य कार्य होता है। किशोर अवस्था में किशोर अपनी एक सामाजिक स्वीकृत जाता है, क्योंकि किशोर अवस्था के अंदर सामाजिक परिपक्वता उसके अंदर आ जाती है, तो वो अपने आप को अलग एक पहचान बनाना चाहता है, अपनी समाज के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस कम रहता है, इस कारण वो किसी काम को अच्छे से कर नहीं पाता है। ठीक है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, अपने माता पिता से अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है कि मैं इस कार्य को इतने बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। अब देखो, इसके अंदर पहचान और भ्रम के अंदर दो बातें आती हैं। ठीक है, पहचान और भ्रम के अंदर किशोर अवस्था के अंदर दो बातें चलती रहती हैं। देखो, पहचान कि समकक्षों के साथ रहकर वो पहचान बनाता है। ठीक है, अपने जो साथी ग्रुप्स के हैं उनके साथ रहकर पहचान बनाता है। समकक्ष ज्यादा समय व्यतीत करेगा, यदि वो समकक्ष से ज्यादा समय व्यतीत करता है तो पारिवारिक संबंध कमजोर होते हैं उसके। पहचान हेतु समकक्षों का प्रभाव क्या पड़ता है? यदि समकक्ष के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता है तो पारिवारिक संबंध ज्यादा कमजोर होते हैं, और समकक्षों के साथ रहकर वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। ठीक है, तो इसके प्रभाव दो पड़ने वाले, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक जैसे पादप पदार्थ और चोरी दो, और सकारात्मक अच्छे एजुकेशन भी मिल सकती है समकक्षों से, और व्यवसाय व्यवसाय। इसी प्रकार से भ्रम भ्रम का जो गुण हो माता पिता के संदर्भ में होता है। जैसे माता पिता के साथ ज्यादा समय व्यतीत करना तो पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं, जबकि समकक्षों के संबंध कमजोर होते हैं। इससे भ्रम ये रहता है, डर ये रहता है कि माता पिता के सानिध्य में रहकर वह सुख चैन प्राप्त करना चाहता है, तो पहचान बनाएगा समकक्षों के साथ रहकर। और भ्रम किस कारण से रहता है कि माता पिता के सानिध्य में रहकर वह सुख चैन प्राप्त करना चाहता है। तो किशोरावस्था में दो बातें चलती रहती है, पहचान और भ्रम, पहचान और भ्रम। पहचान की कंसेप्ट समकक्षों के साथ रहकर पहचान बना सकता है अपनी, और तो समकक्षों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेगा तो क्या होगा, पारिवारिक संबंध कमजोर होंगे। जबकि माता पिता के साथ ज्यादा संबंध व्यतीत करेगा तो पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, लेकिन समकक्षों के संबंध क्या होंगे, धीरे धीरे कमजोर होंगे। और माता पिता से पारिवारिक संबंध मजबूत क्यों बना जाता है? क्यों किशोर को भ्रम रहता है कि वो माता पिता के सानिध्य में रहकर सुख चैन प्राप्त कर सकता है। ये बातें किशोरावस्था में समकक्षी पहचान और माता पिता भ्रम, ये दोनों अनुपूरक कार्य होते हैं। यानी किशोरावस्था में समकक्षी ये पहचान का संकेत होता है, और माता पिता ये भ्रम, ये दोनों अनुपूरक होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। यदि पहचान बनाने की कोशिश करेगा, यानी पहचान का मतलब समकक्षों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेगा तो क्या होगा, समकक्षों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करेगा तो उसके अंदर भ्रम आएगा, मतलब माता पिता या पेरेंट्स के साथ संबंध या पारिवारिक संबंध कमजोर हो जाएंगे। यदि पहचान बनाएगा, यदि पहचान यानी समकक्षों के साथ समय कम व्यतीत करेगा, पहचान में कमी लाएगा तो भ्रम ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों आपस में सिमिलर चलते रहते हैं, समानुपाती का
सिंबल इसके अंदर चलता रहता है। ठीक है, यानी बात समझाया गया। समकक्षी की बात करें, एक बार हम दो बात थी, तो समकक्षी के साथ पहचान बनाने के लिए ज्यादा समय व्यतीत करेगा, तो पहचान बनाने के ज्यादा समय व्यतीत करेगा तो पारिवारिक संबंध कमजोर। ठीक है, भ्रम क्यों रहेगा कि माता पिता के सानिध्य में रह के सुख चैन प्राप्त करना। ठीक है, तो इससे पारिवारिक संबंध मजबूत, जबकि समकक्षी संबंध कमजोर, मतलब पहचान कमजोर हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दोनों आपस में साथ चलते रहते हैं, इसलिए इसे अनुपूरक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। किशोर अवस्था में पहचान आत्मबोध का निर्माण किस प्रकार से होता है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, पारिवारिक व सामाजिक मूल्यों से, समकक्षी माता पिता द्वारा, व्यवसायिक प्रतिबद्धताएं, बड़ा होकर क्या बनना है, लक्ष्य क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से किशोर अवस्था में पहचान या आत्मबोध का निर्माण, किशोर अवस्था में अपनी पहचान और आत्मबोध का निर्माण इन चार बातों से पर डिपेंड करता है। इन चार बातों के कारण इनके अंदर ये पहचान और आत्मबोध का कंसेप्ट तैयार होता है कि शारीरिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार के, पारिवारिक व सामाजिक मूल्य किस प्रकार के, समकक्षी व माता पिता का संबंध और व्यवसायिक प्रतिबद्धताएं, बड़ा होकर क्या बनना, ये लक्ष्य क्या है, ये बात। अब देखो नेक्स्ट बात आती है, अलग पॉइंट है, भावनात्मक विकास मनो सामाजिक विकास का ही हिस्सा है। मनो सामाजिक मतलब मन और सामाजिक, ये सामाजिक विकास हो गया। मन का मतलब मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर सभी प्रकार के विकास आ गए। मन के अंदर यानी सामाजिक विकास हो गया, मन के अंदर सभी प्रकार के विकास, मन के अंदर पूरे विकास आ गए, तो भावनात्मक विकास भी इसके अंदर ही आ जाएगा। ये कंप्लीट विकास का अपना भावनात्मक विकास और मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास का पढ़ लिया आपने। तो ये हमारा चैप्टर पूरा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट और कंप्लीट एमसीक्यूज, सोशल डेवलपमेंट के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो हमने देखे। पूरी क्लास आपकी कंप्लीट होती है, बहुत ही अच्छी क्लास आज की रही है अपनी, इसको आप बार बार देखेगा। इसके आधार पर हम क्वेश्चन करने वाले, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास आप मत छोड़ना, देख लेना, इनको बहुत ही अच्छे से देख लेना, आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो हम 1000 एमसीक्यू का कोर्स 27 से 30 नवंबर को स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। 1000 क्वेश्चनों का मैराथन कोर्स, कैप्सूल कोर्स, तो उस कोर्स को बहुत ही आपको अच्छे से ज्वाइन करना है, फ्री है बिल्कुल। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, सभी को लेना है, वो 7 PM का टाइम रहेगा अपना, तो सभी को लेना है। और वहां पर आपका जो ये क्लासेस है इनका बहुत तेजी से आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार यदि आपको सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो विकास 01 कोड का जरूर यूज कीजिए ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। अब नेक्स्ट क्लासेस के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।